Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे रोड सेफ्टी को लेकर। देखिए 19 नवंबर को जिसे प्लैनेट कॉमोमरेट वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, याद किया जाता है और रोड सेफ्टी को लेकर हमारी क्या मेजर्स होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो इंडिया एक रोड्स का पैराडॉक्स है। जब आप एक ग्लोबल इकोनॉमी की होने की बात करते हैं, जब आप एक ग्रोइंग पावर होने के बारे में बात करते हैं, ऐसे में जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू मॉडर्नाइज दी सोसाइटी टू आवर कंट्री। चाहे हम कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के आने की बात करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, सारी जगह पर जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे में इंडिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना नेटवर्क है विच इज़ दी रोड, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ हमें नहीं समझ में आती। एक तरीके से हम बोलें तो ये कहीं ना कहीं साइलेंट और डेडली पेंडेमिक है भारत के लिए। क्यों? देखिए, अगर हम केवल यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ दी WHO उसके एक एस्टिमेशन की बात करें तो लगभग 3 लाख लोग यहाँ पर रोड सेफ्टी में इंडिया में इनकी डेथ हुई है। ना केवल ये डेटा अकेला, अगर हम बात करें तो हर दिन, हर घंटे में आप देखिए 34 से ज़्यादा लोगों की या तो यहाँ पर मृत्यु होती है या यहाँ पर ये रोड एक्सीडेंट से सफ़र करते हैं। ये तो वो नंबर हुआ जिनकी डेथ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट के बाद लोग लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज से सफ़र करती हैं, पैरालाइज्ड हो जाती हैं बॉडीज़ या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, परमानेंटली बैड को कैच कर लेते हैं। अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन सफरिंग तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो ही गया। एक इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के ऊपर रोड क्रैशेस का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप वो देखेंगे वो 5 से 7% हमारी नेशनल GDP का हमें देखने के लिए मिलता है, विच इज़ एक्सट्रीमली हायर इन नंबर। 1.3 मिलियन की अगर हम बात करें, एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। ये रोड सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऐसे में हमारा बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए कि हम एक बेटर सेफ्टी के बारे में बात करें और आर्टिकल में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं कि क्या क्या प्रायोरिटी एरियाज़ होने चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी एरियाज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है सीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट यहाँ पर कंपलसरी हो जाना चाहिए, ना केवल ड्राइवर के लिए लेकिन जितने भी फेलो पैसेंजर्स हैं। अकेले अगर हम सीट बेल्ट्स की यहाँ पर बात करें तो जो डेथ टोल है वो 45 से 40% तक यहाँ पर कम हो जाएंगी। ये तो बात हो गई 4 व्हीलर्स की। व्हाट अबाउट द 2 व्हीलर्स? तो देखिए यहाँ पर हेलमेट का यूज़ कंपलसरी हो जाना चाहिए। हेलमेट किस क्वालिटी के? भाई हम तो हेलमेट लगाए हैं तभी भी हमें इंजरीज हो गई? नो, दे शुड बी हायर ग्रेड क्वालिटी और उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट के बिना पास किए हुए या गवर्नमेंट के द्वारा चूज़ की हुई एजेंसी के बिना पास किए हुए ये हेलमेट्स जो हैं ये मार्केट में नहीं बिक सके, तभी इनकी जो क्वालिटी है ये मेंटेन हो पाएगी और इसकी वजह से जो मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर से होने वाले जो एक्सीडेंट हैं वो 42% तक कम हो जाएंगे और फेटल इंजरीज से बचा जा सकता है। ये तो हो गए पहला सजेशन। दूसरे सजेशन की बात करें तो दूसरा सजेशन दिया गया है जी, जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं, इनकी सेफ्टी को ध्यान पे रखते हुए, स्पेशली अगर हम बात करें जो 2 व्हीलर्स राइडर हो जाते हैं, साइकिलिस्ट हो जाते हैं, पेडेस्ट्रियन हो जाते हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स के मामले में। लगभग जितने भी एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं उसका 3/3 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में आपको केवल यही लोग देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में जो अनबेल्टेड पैसेंजर्स हैं, जो सीट्स में पीछे की तरफ बैठे होते हैं, वो भी यहाँ पर हैम्पर होते हैं रादर देन दी फ्रंट सीट। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है, इनकी सेफ्टी के बारे में भी बात करना है। अलॉन्ग विद दैट थर्ड सजेशन यहाँ पर दिया है स्पीड। देखिए मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के कारण है बहुत तेज़ गति से चलना। कोई टॉलरेंस नहीं है हमारे यहाँ, कोई स्पीडोमीटर्स नहीं होते हैं जिसमें आप रोड पे अगर जा रहे हैं और आप सर्टेन स्पीड को क्रॉस करते हैं तो आप मेजर हो जाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 70% कार क्रैश होना, डेथ होना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो जाना, गाड़ियों का मिट जाना केवल और केवल स्पीड लिमिट को क्रॉस करने की वजह से होता है। एक लार्ज स्केल पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर फैलाने की ज़रूरत है, जैसे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कैंपेन यहाँ पर चल रही है, मेक सेफ्टी स्टेटमेंट
जैसे बहुत सारे एक्शंस को लिया जा रहा है। सो दिस इज़ अ हाई टाइम जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमने सेट किया था 2015 में। इसमें हमने टारगेट है कि हमारा जो ग्लोबल डेथ रेट है हमें इसको कम करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो कदम है वो सही दिशा में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है द यूनाइटेड नेशन हेलमेट। देखिए, जो मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कैपिटल सिटीज़ हैं, न्यू दिल्ली, इन्होंने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत इसकी वजह से जो पोटेंशियल डेथ रिस्क हैं, जो कोलिजन्स हैं, वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। कारण क्यों? इसकी वजह से सबसे पहले देखिए, एक ऑटोमेटाइजेशन हो गया है। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सीधा चालान कट के आपके घर पर आ जाएगा। आप अगर सिग्नल्स पर नहीं रुकेंगे या स्पीड क्रॉस करेंगे तो सारी कंडीशंस में आपको देखिए आपको यहाँ पर फाइन से गुजरना होगा। सो यहाँ पर आप देखिए, हमें सॉल्यूशन की आवश्यकता है कि रोड सेफ्टी जो है, इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट है उनको कम किया जा सके। ये तो थी आर्टिकल की बात। अगर बियॉन्ड द आर्टिकल हम यहाँ जाकर बात करें तो भारत में 55.9% मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर हम डेटा की बात करें तो स्पीड की वजह से डेथ होती हैं, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से डेथ होती हैं, वेदर कंडीशन की वजह से डेथ होती हैं, लेकिन उनका प्रपोर्शन कम है 3.5%। अलॉन्ग विद दैट, अगर गाड़ियों में खराबी के चलते जो होती हैं वो 1.3% है। ड्राइविंग इन्फ्लुएंस या अल्कोहल की वजह से बहुत बड़ा प्रपोर्शन हमें देखने के लिए मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट। ना केवल हमें इकोनॉमिक सेक्टर पर इम्पैक्ट देखने मिलता है, बल्कि सोशल लेवल पर, स्पेशली जो हाउस होल्ड होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर भी हमें यहाँ पर एक रोल देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट देखने मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर वुमेन्स यहाँ पर इम्पैक्ट होती हैं, और स्पेशली अगर वो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ पर आप देखिए उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन देखने के लिए मिलता है। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, कुछ चेंजेस लाए थे, विच इज़ दी सबसे पहले मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें कुछ चेंजेस लाए गए, ट्रैफिक रूल्स को और स्ट्रॉन्ग किया गया और साथ ही फाइन्स को यहाँ पर इम्पोज किया गया। अलॉन्ग दैट रोड सेफ्टी जोन्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, आइडियल रोड सेफ्टी जोन बनाए हैं, और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसके अंदर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 का मैनेजमेंट किया जाता है। टायर 1 की बात करें तो मैनेजिंग ग्रुप्स यहाँ पर हो जाते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं उनको मेजर करते हैं रोड सेफ्टी में। टायर 2 में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग होती है और टायर 3 में टॉप मैनेजमेंट सेफ्टीज़ यहाँ पर देखी जाती है। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग। पहला तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 आप याद रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैरिएज बाय रोड सेफ्टी एक्ट 2008 याद रखेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998। ये सारी चीज़ें हमारी रोड सेफ्टी के लिए ही काम कर रही हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात की जा रही है द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर। मल्टीपल टाइम्स हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अगेन न्यूज़ में क्यों है? तमिलनाडु गवर्नर RN रवि हैज़ withheld assent फॉर दी सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द तमिलनाडु लेजिस्लेचर। और उसी के चलते, चूंकि हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसीलिए आज हम इसको फिर से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बात करते हैं हम आर्टिकल 153 से लेकर। आर्टिकल 153 के बारे में अगर हम बात करें, जो कि मेंशन करता है कि जितने भी स्टेट्स हैं इन सभी में एक गवर्नर होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड, और प्रेसिडेंट की प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति अपनी सीट पर यहाँ पर रहेंगे। आर्टिकल 155 से लेकर 156 तक में आप देखेंगे गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। आप ये आर्टिकल्स यहाँ पर याद रखेंगे, कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं विद दी गवर्नर। वहीं अगर हम आर्टिकल 161 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो ये बोलता है स्टेट दैट द गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव एटसेट्रा। ओके, सो ये बातें यहाँ पर की जा रही हैं। वहीं आर्टिकल अगर हम 163 की बात करें तो बात की जा रही है देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। देखिए, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम एडवाइस करना है गवर्नर को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। कैसे काम करना चाहिए, क्या जो डिस्क्रिशन पावर है उनको छोड़कर। अब डिस्क्रिशनरी पावर की अगर हम बात करें, कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पर है, तो ध्यान से समझिए। हमारे गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी सबसे इंपॉर्टेंट पावर हो जाती है व्हेन इट कम्स टू स्टेट
अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जब किसी भी पार्टी के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब यहाँ पर आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है ये गवर्नर के पास चला जाता है। दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी हो जाती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर। और तीसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है, मतलब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 356 की, तभी भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर देखने मिलेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आर्टिकल वी हैव टू लुक इनटू आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है बिल्स की। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो आर्टिकल है जो आउटलाइन करता है उस प्रोसेस को कि जो बिल पास किए जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको गवर्नर के समक्ष रखा जाएगा उनके असेंट के लिए। अब देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर के पास 4 तरीके हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात, ये या तो अपना असेंट दे सकते हैं, ओके। दूसरी बात, ये अपना असेंट नहीं देंगे, और नहीं देंगे मतलब ये यहाँ पर बिल को विदहोल्ड कर लेंगे। तीसरा, दैट इज रिजेक्टेड द बिल, इन विच केस द बिल फेल्स टू बिकम एनी लॉ। और चौथा, यहाँ पर ये बिल को रिटर्न कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। आपको पता है मनी बिल के केस में ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। फॉर रिकन्सिडरेशन द स्टेट लेजिस्लेचर और दे में रिजर्व ऑफ बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सारे अधिकार यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के केस में देखिए एक बहुत अच्छा डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें शमशेर सिंह केस 1974 में बात की गई थी दैट गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर वाइल विदहोल्डिंग असेंट और रिटर्निंग बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इनको आवश्यकता होती है कि ये उस पर रिएक्ट करें, या तो एडवाइस दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, या फिर उनसे यहाँ पर सलाह लेते हुए इस पर कोई ना कोई एक्शन लें, बट दे कैन नॉट विदहोल्ड इट। ये जो सिचुएशन है विदहोल्डिंग असेंट की, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे आप देखिए इशू देखने के लिए मिल सकते हैं, स्पेशली इन दी प्राइवेट मेंबर्स बिल। हालांकि अगर हम बात की केसेस की बात करें तो पुरुषोत्तम नाम्बियार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था कि बिल जो कि पेंडिंग है गवर्नमेंट का असेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैप्स हो जाएगा अगर आपका हाउस डिसोल्यूट हो जाता है। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर इन्फर्ट किया फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ द टाइम लिमिट इन आर्टिकल 200 एंड 201 कि भाई कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ठीक है, दैट द फ्रेमर्स डिड नॉट इंटेंडेड कि यहाँ पर बिल कोई भी यहाँ पर टाइम दिया जाए। सो ऐसे में ये सारी की सारी घटनाएं इसके साथ नहीं जोड़ी जा सकती। दूसरे प्रोविज़न की बात करें अगर हम आर्टिकल 200 की, तो ये ग्रांट करता है गवर्नर को एक डिस्क्रिशनरी पावर टू रिफर अ बिल टू द प्रेसिडेंट। अगर किसी कंडीशन में गवर्नर को ऐसा लगता है कि सर्टेन बिल को प्रेसिडेंट के असेंट की आवश्यकता है, तो ये इसको विदहोल्ड कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 201। और यही डिसीजन था शमशेर सिंह केस का। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि गवर्नर के जो पावर है टू रिजर्व द विल फॉर द प्रेसिडेंट कंसीडरेशन इज एन इंस्टेंस ऑफ द डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी। और इसी के साथ हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, आर्टिकल 201 एंड आर्टिकल 361। आर्टिकल 201 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बोलता है व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मे असेंट टू और विदहोल्ड असेंट फ्रॉम द बिल। या प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट गवर्नर को बोल सकते हैं टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर रिकंसिडरेशन। वहीं आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि गवर्नर के पास पूरी इम्यूनिटी है कोर्ट प्रोसीडिंग से। अगर कोई भी एक्ट उन्होंने यहाँ पर लिया है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने का, तो ऐसे केस में आप देखेंगे उनके पास पूरी की पूरी पावर हो जाते हैं। और इसी बिल को लेकर देखिए रिसेंट कुछ इंस्टेंसेस की अगर हम बात करें जहाँ पर गवर्नर ने विदहोल्ड कर लिया था असेंट टू द बिल्स इन इंडिया, तो आप याद करेंगे 2020 का केस। 2020 के केस की बात करें, छत्तीसगढ़ गवर्नर ने यहाँ पर विदहेल्ड कर लिया था असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट असेंबली इन 2019, जहाँ पे सेक्शन 8 क्लॉज 5 ऑफ छत्तीसगढ़ लोकायुक्त एक्ट के साथ लोकायुक्त से ये डील कर रहा था। वहीं अगर हम देखें 2021 में तमिलनाडु असेंबली ने एक बिल पास किया था जिसके अंदर एग्जम्प्ट किया गया था स्टूडेंट फ्रॉम दी स्टेट फ्रॉम दी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर देखिए इसको भी विदहोल्ड किया गया। रिसेंटली 2023
की अगर हम बात करें तो केरला गवर्नर ने यहाँ पर साइन किया into law 5 bills passed by the assembly but withheld assent to remain 6 bills including Kerala Lokayukt Amendment Bill, Kerala University Amendment Bill and so on. चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर गवर्नर के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट कमीशन और एक कमेटी है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क टू डू। वन इज़ दी सरकारिया कमीशन जिसको सेट किया गया था 1983 में। मैं आपको बता देती हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। और इन्होंने प्रपोज किया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा है, दे शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर। पहली चीज़। दूसरी आप पढ़ेंगे पंची कमेटी का प्रपोजल, जस्टिस मदन मोहन पंची कमेटी। 2007 में इसको फॉर्म किया गया था अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। और इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी थी रिगार्डिंग विद दी गवर्नर, जहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एक रिकमेंडेशन है ना, जहाँ पे कि गवर्नर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो है, जो ये शब्द है, इसको यहाँ से डिलीट करने की बात की गई थी ताकि जो गवर्नर के राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उसे इंडिपेंडेंट रूप में यहाँ पर यूज़ कर सके। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करेंगे एक बहुत ही छोटे से आर्टिकल की। IMA नर्सेज एसोसिएशन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। देखिए, इस साल का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, इसको जिसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इनके द्वारा 1986 में ये यहाँ पर दे दिया गया है जॉइंटली टू द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विच इज़ द IMA एंड द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था कोविड-19 से कंट्री को यहाँ पर निपटने के लिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया था टू द IMA एंड द नर्सेज एसोसिएशन। आगे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर प्राइस की, तो आप याद रखेंगे 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 25 लाख रुपए का ये यहाँ पर अवार्ड होता है जो दिया जाता है। ये किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पीस डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज की हो और फर्दर जो कि फ्रीडम या ह्यूमैनिटी को बेटर करने के लिए लगातार काम करते आ रहे हो, उन सभी के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर आपको याद रखना हो तो आप याद रखेंगे 1986 में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन सबसे पहले ऐसी बॉडी बनी थी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना था जिसको इसका अवार्ड दिया गया था। ओके, बात करते हैं काइमेराज रिसर्च के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। जो डोनर्स हैं और जो रिसीवर्स हैं, इनकी संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि डोनर्स की संख्या कम से कम हमें देखने मिलती है, लेकिन जिनको ऑर्गन्स या जिनको सेल्स चाहिए वो उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम एनिमल्स की मदद लेते हैं तो एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन हमें देखने मिली है एनिमल इंसुलिन की, जहाँ पर एनिमल हार्ट वॉल्व में अगर आप देखेंगे ह्यूमन सर्जरीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा सफल बनाया है। और रिसर्चर्स ने देखिए अटेम्प्ट किया है फुल ह्यूमन ऑर्गन्स को डेवलप करने का इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जिनके अंदर एक टेक्नोलॉजी विच इज़ द प्लूपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसे iPSC टेक्नोलॉजी बोला जाता है, इसकी मदद ली गई है। अब यहाँ पर बहुत सारी हमें कंट्रोवर्सीज़ भी दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं काइमेरास के बारे में। काइमेरास की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि 2 प्रकार के अलग अलग स्पीशीज़ के सेल से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझ सकते हैं ह्यूमन्स एंड मंकीज़। फॉर इंस्टेंस इसको इस तरीके से समझ लीजिए, अगर ये हाइब्रिड जो एम्ब्रियो का है, अगर इसको प्लेस किया जाता है इन दी वूम्ब ऑफ मंकी, तो पॉसिबिलिटी है कि एक नए काइंड का एनिमल आपको देखने के लिए मिले। रिसेंट कुछ स्टडी यहाँ पर की गई हैं जहाँ पर मंकी के एम्ब्रियो में ह्यूमन स्टेम सेल्स को जिंदा रखा गया है अप्रॉक्स 19 डेज एंड इवन मोर। इम्पॉर्टेंस क्या हो जाती है? देखिए, एनिमल ह्यूमन एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो जेनेटिक अल्टर्ड एम्ब्रियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं iPSC टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है भाई, नई तरीके की जो डिसीज़ अगर अराइज होती है उनकी टेस्टिंग की जा सकती है, ड्रग टेस्ट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो ह्यूमन मंकी काइमेराज है, इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस माना जा रहा है
अल्जाइमर डिसीजेस को आइडेंटिफाई करने में और समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये आइडेंटिफाई नहीं होती। अलॉन्ग विद दैट जो बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स में आप देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको दूर करने के लिए भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। काइमेरास की अगर हम नेचर की बात करें तो जेनेटिक काइमेरा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड होता है सेल्स का, जिसके अंदर एक से भी ज़्यादा जीनोटाइप्स या आपको जेनेटिक मेकअप्स देखने मिलते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर मल्टीपल डिग्री ऑफ काइमेराज आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाइसाइडर बर्ड गिलियर्स की बात करें, एक कॉमन पैराकीट वाइडली अडॉप्टेड पेट है जिसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स देखने मिल जाएंगे ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी ड्यू टू दिस काइमेरिज्म इफेक्ट ओनली। सो जो डिग्री है इस काइमेरिज्म की ये आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। स्पेशली अगर आप एंजल फिश की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें एक सिम्बायोटिक काइमेरिस्टिक रिलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, यूजुअली ये अगर होते क्यों हैं, इनके होने का सबसे बड़ा कारण होता है जब एक जेनेटिक मटेरियल किसी एक सेल में चेंज होता है और किसी दूसरे कॉलोनल पॉपुलेशन को या किसी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को यहाँ पर अराइज कर देता है। यहाँ पर यूजुअली दो डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। जो फ्यूजन है दो डिफरेंट फर्टिलाइज जाइगोट्स का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसकी वजह से आप देखेंगे एक टू डिफरेंट जेनेटिक्स का एक मेकअप आपको देखने मिल जाएगा एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर। ये यहाँ पर आप देखेंगे ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी के थ्रू भी यहाँ पर इवॉल्व हो जाता है सिंगल फिटस के अंदर। और इसी के साथ आप देखेंगे टू ब्लड टाइप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि जो काइमेराज होते हैं इनको डिटेक्ट किया जा सकता है रूटीन ब्लड टेस्ट में हॉस्पिटल में, जब फैमिली मेम्बर्स जो हैं यहाँ पर टेस्ट कराते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो जेनेटिक मटीरियल्स जो फिटस में ब्लड स्ट्रीम प्रेगनेंसी, जैसे अगर आप बात करें डीएनए ऑल्टरेशन या डीएनए स्क्रीनिंग के थ्रू भी इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए, ये था ये आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर आप 3 शब्दों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। आई नो विच इज़ द काइमेरा, दूसरा शब्द हमें देखने मिल जाता है मोज़ेक, और तीसरा शब्द हमें देखने मिल जाता है हाइब्रिड। तीनों में देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जब हम काइमेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म विद सेल्स फ्रॉम डिफरेंट जाइगोट, मतलब यहाँ पर 2 जाइगोट्स आपको देखने मिलेंगे। डिफरेंट सेल लाइंस होती हैं लेकिन दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज के थ्रू यहाँ पर आती हैं। मोज़ेक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट सेल आपको देखने मिल जाएंगे, बट जो जाइगोट होता है सेम होता है। यहाँ पर ये क्यों होता है? क्योंकि म्यूटेशन, जब म्यूटेशन होगा तो सिंगल सेल में से ही आप देखेंगे अलग अलग चेंजेस आपको फर्टिलाइजेशन देखने मिलेंगे। नेक्स्ट इज दी हाइब्रिड, तो एक ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे दैट इज ऑफ दी ऑफस्प्रिंग ऑफ 2 एनिमल्स या 2 डिफरेंट प्लांट या 2 डिफरेंट वेराइटीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। लाइक डोंकी जो कि म्यूल्स, जो कि हाइब्रिड है। म्यूल्स अगर आपने देखे होंगे तो ये आपको डोंकी और हॉर्स दोनों का मिलता जुलता फॉर्म नज़र आते हैं, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। काइमेरा में आप याद रखिएंगे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद सेल्स लेकिन डिफरेंट जाइगोट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगर ब्लड टाइप काइमेरास की बात करें तो इंडिविजुअल जिनके अंदर आप देखेंगे एक से ज़्यादा ब्लड ग्रुप है। अब आप बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो 1953 की स्टडी की बात करें तो एक महिला के अंदर 2 डिफरेंट ब्लड टाइप हमने देखे थे, ठीक है। और उसी के कारण आप देखेंगे डिस्कवरी हुई थी इस काइमेरिज्म की। स्किन पिगमेंटेशन की बात करें तो कुछ काइमेराज ऐसे भी होते हैं जहां पर पैच या स्किन या आई डिफरेंट कलर की होती है, जो कि डिफरेंट सेल लाइन को भी यहाँ पर डिनोट करती है। ओके, सो ह्यूमंस में अगर हम देखें तो यूजुअली ब्लड टाइप काइमेरा या स्किन पिगमेंटेशन काइमेराज हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए बात करते हैं सटल बर्निंग को लेकर। आज से कुछ दशकों पहले की अगर हम बात करें तो जो सटल है इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था एक सूखे चारे के रूप में, जो लाइव स्टॉक्स होती हैं उनके लिए, या फिर एज ए कुकिंग फ्यूल की तरह से किचन्स में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि ये यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में नहीं होता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने मिले। सिचुएशन कब चेंज होना स्टार्ट हुई आपको पता है, 1990s के कारण। 1990s में यहाँ पे 2 फैक्टर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सटल बर्निंग के बढ़ते केसेस के लिए। पहला, फ्री और हाईली सब्सिडाइज पावर सप्लाई।
ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको फ्री पावर मिल रही है। रिजल्ट, जब आपको फ्री पावर यहाँ पर मिल रही है, आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करेंगे और इस ज़्यादा एक्सट्रैक्शन की वजह से ही आप देखिए ज़्यादा सिंचाई करेंगे, ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा फसलें और बार बार रिपीटेटिवली आप यहाँ फसल लगाएंगे। दूसरा, जो पावर सप्लाई है पंजाब के क्षेत्र में ये यहाँ पर लगातार बढ़ी और आप देखेंगे पावर सप्लाई 1997 से यहाँ तक लगातार बढ़ेगी, लेकिन वहीं जो हरियाणा है इसको यहाँ पर सब्सिडाइज कर दिया गया और यहीं पर एक इरिगेशन मिल रहा है, पैडी एक्रीजीज यहाँ पर बढ़ गए हैं और लगातार 50% अगर आप देखेंगे तो नेट सोन एरिया यहाँ पर बढ़ गया। रिजल्ट इनटू पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में आप पाएंगे कि इस दो कंडीशंस की वजह से जो सटल बर्निंग है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे पैडी को यहाँ पर हार्वेस्ट किया जाने लगा तो आप देखेंगे लेबर इंटेंसिव काम हो गया, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने लगी लेबर्स के लिए। अब जब चीप लेबर की कमी होगी और आपको अगली सीज़न के लिए हार्वेस्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू, भाई आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक जो बचा हुआ रेसिड्यू रह गया है आपकी क्रॉप्स निकालने के बाद अब आप उसको क्लीन करें। सो ग्राउंड को क्लियर करने के लिए अब आप देखेंगे जब चीप लेबर की डिमांड आपको चाहिए थी, अगर ये नहीं मिल पाएगा तो देखिए जो स्टॉक हैं 2-2, 3-3 फीट के जो जिन्हें हम सटल बोलते हैं वो ग्राउंड पर रह जाएंगे और रिजल्ट इनटू अब हमें एक नई मेथड अपनाने की आवश्यकता हो गई। सो यहाँ पर क्या किया गया, कलेक्टिव डिस्पोजल के लिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बहुत बड़े बड़े एकड़ के एरियाज़ हैं, अगर इतनी बड़ी जगह पर आप लेबर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगा। रिजल्ट इनटू यहाँ पर इनको जलाना शुरू कर दिया गया और इसी के बाद आप देखेंगे एक कलेक्टिव एफर्ट आपको देखने मिला जहाँ पर सटल बर्निंग यहाँ पर आसान हो गई, क्योंकि भाई ये जल जाएगी आराम से, फिर से दोबारा यहाँ पर खेत को जोत लिया जाएगा और अगली फसल लगाने की तैयार की जाएगी। अब इम्पॉर्टेंस क्यों है देखिए समझिए, यहाँ पर जिस चीज़ को जलाया जा रहा है वो है पैडी स्ट्रॉ। अब पैडी स्ट्रॉ से प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर लगातार सटल के जो इंसिडेंट हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण अगर आप पैडी स्ट्रॉ की बात करें तो इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है और ये कभी भी देखिए एनिमल्स को खिलाने के लिए प्रेफर नहीं की जाती और इसी वजह से इसे देखिए आप ग्राउंड में एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जब क्रॉप रोटेशन की बारी आती है तो कुछ फार्मर्स तो देखिए आराम से इसको यहाँ पर निकाल देते हैं, लेकिन कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जला देते हैं। ओके, सो इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो पैडी है ये पैडी स्ट्रॉ हाई सिलिका कंटेंट होने की वजह से जब इसको एनिमल्स को खिलाने में इसका इस्तेमाल नहीं होता तो रिज़ल्ट क्या होता है, इसको यहाँ पर जला दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको लगातार बढ़ते हुए केसेस देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इसी से निपटने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए। इन्होंने इन सिटू और एक्स सिटू दोनों मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया। स्पेशल कैंपेन्स भी यहाँ पर शुरू की गई ताकि सटल बर्निंग नहीं की जाए। इन सिटू ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को अपनाया गया, ज़ीरो टिलर मशीन्स को अपनाया गया, बायो डिकम्पोजर्स को अपनाया गया। स्पेशली अगर हम बात करें पूसा बायो डिकम्पोजर जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था, इसके फेलियर की भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सो इनको अपनाया गया। XC2 की बात करें मतलब साइट के बाहर, तो यहाँ पर राइस स्ट्रॉ का यूज़ किया जाए कैटल फॉडर्स के लिए, ये सब बातें यहाँ पर की जाएंगी। चलिए, तो ये थी इसकी बातें। अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पॉल्यूशन बढ़ता है। कारण क्यों, हार्मफुल गैसेज जैसे मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम VOCs बोलते हैं, या कार्सिनोजेनेटिक जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये आपके एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि ये यूजुअली पूरी कंडीशन होती है जब हमारा ठंड का मौसम शुरू होता है, विंड स्पीड कम होती है, इसीलिए ये हमारी वातावरण में, हमारे वायुमंडल में स्थिर हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे इनकी वजह से एक बहुत बड़ा स्मॉग की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट सॉइल फर्टिलिटी इसकी वजह से ख़राब होती है। हीट पेनिट्रेशन जैसे ही होता है सॉइल में, इसकी वजह से मॉइस्चर और जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड विद द सटल बर्निंग। चलिए, डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है अप्रोप्रिएट एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1। देखिए, स्कूल जो न्यू दिल्ली में इस साल ओपन होने वाले हैं, इन्होंने कंटिन्यू किया है टू एडमिट स्टूडेंट्स टू क्लास 1 बिलो द एज ऑफ 6 ईयर।
सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि ये आखिरी मंथ है और यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमें चर्चा करनी होगी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात करता है 5+3+3+4 डिज़ाइन फार्मूला के बारे में। एक फॉर्मल स्कूलिंग जो है करस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर, यही फाउंडेशनल स्टेज मानी जाती है। 8 से 11 में अगर हम बात करें तो हम प्रिपरेटरी स्टेजेस की बात करें हैं। 11 से 14 साल के बच्चों की बात करें तो ये मिडिल स्टेज में आ जाते हैं और 14 से 18 सेकेंडरी स्टेज में बात की जाती है। इसकी वजह से जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जिसे हम प्री स्कूलिंग बोलते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 5 ईयर्स अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ओके, ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है क्योंकि जो बच्चे हैं 6 साल तक के कम के, ये एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए इनटू क्लास 1 आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। नाउ द क्वेश्चंस कम, अगर सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, सेंटर ने जो लोकसभा में मार्च 2022 में इस चीज़ को रखा है, इसमें बहुत सारे एज क्राइटेरियाज हमें देखने मिले व्हेन इट कम्स टू एडमिशन टू क्लास 1। कुछ स्टेट्स में अगर हम बात करें तो इन्होंने एडमिशन दे दिया स्टूडेंट को आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 5। कुछ ने बोला कि नहीं भाई, जब आप 6 साल के हो जाएंगे तब हम एडमिशन देंगे। तो ये पूरा जो एक इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसको ही अलाइन करने के लिए ये पूरा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। सो इस साल मिनिस्ट्री ने एक और रिमाइंडर भेजा स्टेट्स को कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया है कि वो क्या करने वाले इस एकेडमिक ईयर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि अपनी एग्जिस्टेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973 के अधिकार के थ्रू, यहाँ पर इनके पास परमिशन है कि वो एडमिशन दे सकते हैं क्लास 1 में 6 साल से कम के बच्चों को। वहीं अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन से आप किसी बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट गारंटी दे रहा है एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। इसका मतलब अगर बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है या क्लास 1 स्टार्ट कर रहा है एज ऑफ 6, तो आप इस पेरिफेरी में आ जाते हैं और आप किसी भी बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत मना नहीं कर सकते एडमिशन देने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग एज होती है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज हो जाती है एक फॉर्मल लिटरेसी लेसन्स के लिए, स्पेशली 5 to 7 ईयर्स की एज। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं और अगर किसी भी तरीके से आप उसे डायरेक्टली क्लास 1 में यहाँ पे पहुँचा देंगे तो उसके ऊपर जो बर्डन है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरी कंट्रीज़ की बात करें ईस्ट एशिया या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो 6 साल को एक स्टैंडर्ड एज माना जाता है प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत के लिए। स्पेशली अगर हम यंगर चिल्ड्रंस की बात करें तो ये बहुत सारी जगह प्री स्कूलिंग्स को इसी एज में अटेंड करते हैं। ओके, वहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बात करें तो वो 5 साल, जो 7 साल के पहले किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं देते। यहाँ पर इसके पहले सारे बच्चों को अपना स्कूल जो है वो 5 साल के आसपास स्टार्ट करते हैं, 3 साल में एडमिशन्स नहीं दिए जाते। चलिए, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, जस्ट इट वॉज इन न्यूज़, सो वी हैव टू कवर इट कि आखिर क्या इशू देखने के लिए मिल रहा है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।